रचना को लगा कि घर में सब लोग चिंता कर रहे होंगे, लेकिन जब वह घर पहुंची तो किसी ने भी उससे कुछ नहीं पूछा, मानो किसी को पता ही नहीं कि आज उसे आने में देर हो गई है। पिताजी और बड़े भैया ड्राइंग रूम में बैठे किसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। छोटी बहन प्रिया पति सौरभ के साथ आई थी। वह भी बड़ी भाभी के कमरे में माँ के साथ बड़ी और छोटी दोनों भाभीयों के साथ बैठी गप मार रही थी। रचना ने अपने कमरे में जाकर कपड़े बदले, हाथ मुंह धोया और खुद ही किचन में जाकर चाय बनाने लगी। रसोई से आती बर्तनों की खटपट सुनकर छोटी भाभी आई और औपचारिक स्वर में पूछा, अरे रचना दीदी, आप आ गई? लाओ मैं चाय बना दूं। नहीं, मैं बना लूंगी, रचना ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया तो छोटी भाभी वापस चली गई। रचना एक गहरी सांस लेकर रह गई। कुछ समय पहले तक यही भाभी उसके दफ्तर से आते ही चाय नाश्ता लेकर खड़ी रहती थी। उसके पास बैठकर उससे दिन भर का हाल चाल पूछती थी। और अब रचना के अंदर से हुक सी उठी। वह चाय का कप लेकर अपने कमरे में आ गई। अब चाय के हर घूंट के साथ रचना को लग रहा था कि वह अपने ही घर में कितनी अकेली, कितनी उपेक्षित सी हो गई है। चाय पीते पीते रचना का मन अतीत की गलियों में भटकने लगा। रचना के पिताजी सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। स्कूल के बाद ट्यूशन आदि करके उन्होंने अपने चारों बच्चों को जैसे तैसे पढ़ाया और बड़ा किया। चारों बच्चों में रचना दूसरे नंबर पर थी। उससे बड़ा अमित और छोटा सुधीर व प्रिया थे। क्योंकि एक स्कूल के अध्यापक के लिए 6 लोगों का परिवार पालना और 4 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाना आसान नहीं था। अतः बच्चे ट्यूशन करके अपने कॉलेज की फीस और किताब कॉपियों का खर्च निकाल लेते थे। रचना अपने भाई बहनों में सबसे तेज दिमाग की थी। वह हमेशा कक्षा में प्रथम आती थी। उसका रिजल्ट देखकर पिताजी यही कहते थे कि रचना बेटी नहीं बेटा है। देख लेना रचना की माँ, इसे मैं एक दिन प्रशासनिक अधिकारी बनाऊंगा। अपने पिता की इच्छा को जानकर वह दोगुनी लगन से आगे की पढ़ाई जारी करती। बीए करने के बाद रचना ने 3 वर्षों के अथक परिश्रम से आखिर अपनी मंजिल पा ही ली और आज वह महिला एवं बाल विकास विभाग में उच्च पद पर कार्यरत है। रचना के माता पिता उसकी इस सफलता से फूले नहीं समाते। रचना की माँ, अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए। मैं कहता था ना कि रचना बेटी नहीं बेटा है। उसकी पीठ थपथपाते हुए जब पिताजी ने उसकी माँ से कहा तो वह गर्व से फूल गई थी। वह अपना पूरा वेतन माँ पिताजी को सौंप देती, अपने ऊपर बहुत कम खर्च करती। माँ पिताजी ने बहुत तकलीफें सहकर गृहस्थी चलाई थी, अतः वह चाहती थी कि अब वे दोनों आराम से रहें, घूमें फिरें। अक्सर वह दफ्तर से मिली गाड़ी में अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाती, उन्हें बाजार ले जाती। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। अमित और सुधीर पढ़ लिख कर नौकरियों में लग गए थे। उनकी नौकरी के लिए भी रचना को अपने पद, पहचान और पैसे का भरपूर इस्तेमाल करना पड़ा था। रचना की सारी सहेलियों की शादी हो गई थी। जब भी उनमें से कोई रचना से मिलती तो उसका पहला सवाल यही रहता, रचना तुम शादी कब कर रही हो? नौकरी तो करती रहोगी, लेकिन अब तुम्हें अपना घर जल्दी बसा लेना चाहिए। अमित का विवाह हुआ, फिर कुछ समय बाद सुधीर का भी विवाह हुआ। तब भी माँ पिताजी ने उसके विवाह की सुध नहीं ली। समाज में और रिश्तेदारों में कानाफूसी होने लगी। रिश्तेदार जो भी रिश्ता रचना के लिए लेकर आते, माँ पिताजी या अमित उन सब में कोई ना कोई कमी निकालकर उसे ठुकरा देते। इसी तरह समय बीतता रहा और घर में प्रिया के विवाह की बात चलने लगी। लेकिन बड़ी बहन कुंवारी रहने के कारण छोटी के विवाह में अड़चन आने लगी। तभी रचना के लिए विकास का रिश्ता आया। विकास भी उसी की तरह प्रशासनिक अधिकारी था। उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि रचना के घर वाले कोई कमी निकालकर उसे ठुकरा पाते। रिश्तेदारों के दबाव में आगे झुककर आखिर बेमन से उन्हें रचना की शादी विकास से करनी पड़ी। दोनों की छोटी सी गृहस्थी मज़े से चल रही थी।
शादी के बाद भी रचना अपनी आधी से ज़्यादा तनख्वाह अपने माता पिता को दे देती। एक ही शहर में रहने की वजह से अक्सर ही वह मायके चली आती। घर में खाना बनाने के लिए रसोइया था ही, इसलिए वह विकास के लिए ज़्यादा चिंता भी नहीं करती थी। पर विकास को उसका यूं मायके वालों को सारा पैसा दे देना या हर समय वहां चला जाना अच्छा नहीं लगता था। वह अक्सर रचना को समझाता भी था, लेकिन वह उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। आखिरकार विकास ने उसे कुछ कहना छोड़ दिया। अतीत की यादों से रचना बाहर निकली तो देखा कमरे में अंधेरा हो गया था, पर रचना ने लाइट नहीं जलाई। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसके माता पिता ने अपने स्वार्थ के लिए उसकी बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रचना के माता पिता को हर समय यही लगता कि आखिर कब तक रचना उनकी ज़रूरतें पूरी करती रहेगी, कभी तो विकास उसे रोक ही देगा। रचना की माँ और भाभियाँ हमेशा विकास के खिलाफ उसके कान भरती रहती। उसे कभी घर के छोटे मोटे काम करते देख कहती, देखो मायके में तो तुम रानी थी और यहाँ आकर नौकरानी हो गई। यह क्या हालत हो गई है तुम्हारी। माता पिता के दिखावटी प्यार में अंधी रचना को तब उनका स्वार्थ समझ में नहीं आया था और वह विकास को छोड़कर मायके आ गई। कितना रोया था विकास, कितनी मिन्नतें की थी उसकी, कितनी बार उसे आश्वासन दिया था कि वह चाहे उम्र भर अपनी सारी तनख्वाह मायके में देती रहे, वह कुछ नहीं बोलेगा, उसे तो बस रचना चाहिए। लेकिन रचना ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे ठुकरा आई। भाभी के कमरे से अभी भी हंसी ठहाकों की आवाज़ें आ रही थी। रचना को याद आया कि जब 4 साल पहले वह विकास का घर छोड़कर हमेशा के लिए मायके आ गई थी, तब सब काम उससे पूछकर किए जाते थे। यहाँ तक कि खाना भी उससे पूछकर ही बनाया जाता था। और अब अंधेरे में रचना ने एक गहरी सांस ली। धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। प्रिया की शादी ही हो गई। उसकी शादी में भी उसने अपनी लगभग सारी जमा पूंजी पिता को सौंप दी थी। आज वही प्रिया माँ और भाभीियों में ही मगन रहती है, अपने ससुराल के किस्से सुनाती रहती है। दोनों भाभियाँ, भैया, माँ और पिताजी बेटी व दामाद के स्वागत में उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं और रचना अपने कमरे में उपेक्षित सी पड़ी रहती है। प्रिया के नन्हे बच्चे को देखते ही उसके दिल में एक टीस सी उठती है। आज उसका भी नन्हा सा बच्चा होता, पति होता, अपना घर होता। रचना दीवार से सिर टिकाकर बैठ गई। तभी माँ कमरे में आई। अरे अंधेरे में क्यों बैठी है? माँ ने बत्ती जलाते हुए पूछा। कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा सिर में दर्द है। रचना ने दूसरी ओर मुंह करके जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। सुन बेटी, मुझे तुझसे कुछ काम था। माँ ने अपने स्वर में मिठास घोलते हुए कहा। बोलो माँ, क्या काम है? रचना ने पूछा। प्रिया दिवाली पर मायके आई है, तो मैं सोच रही थी कि उसे एक आध गहना बनवा दूँ। दामाद जी और नन्हे के लिए भी कपड़े लेने हैं। तुम कल बैंक से 20,000 रुपये निकलवा लाना। कल शाम को ही बाजार जाकर गहने व कपड़े ले आएंगे। ठीक है, कल देखेंगे, रचना ने तल्ख स्वर में कहा। रचना ने माँ से कह तो दिया, पर उसका माथा भन्ना गया। 20,000 रुपये क्या कम होते हैं? कितने आराम से कह दिया निकलवाने को। इतने सालों से वह अपने पैसों से घर भर की इच्छाओं की पूर्ति करती आ रही है, लेकिन आज तक इन लोगों ने उसके लिए एक चुनरी तक नहीं खरीदी। माँ को प्रिया के लिए गहने कपड़े खरीदने की चिंता है, लेकिन उसके लिए दिवाली पर कुछ भी खरीदना याद नहीं रहता। दूसरे दिन दफ्तर में रचना का मन पूरे समय विकास के इर्द गिर्द घूमता रहा। उसे अपने किए पर आज पछतावा हो रहा था। लंच में उसकी सहेली लक्ष्मी उसके कमरे में आ बैठी। अक्सर दोनों साथ साथ लंच करती थी। क्या बात है रचना? लक्ष्मी ने कहा। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तू बहुत ज़्यादा परेशान लग रही है। लक्ष्मी ने लंच करते समय जब अपनेपन से पूछा तो रचना अपने आप को रोक नहीं पाई। घर वालों के उपेक्षापूर्ण व स्वार्थी रवैये के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। देख रचना, मैंने तो पहले भी तुझे समझाया था कि विकास को छोड़कर तूने अच्छा नहीं किया, पर तू मायके वालों के स्वार्थ को प्यार समझे बैठी थी
और मेरी एक नहीं मानी। अब हकीकत का तुझे भी पता चल गया ना। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरी आंखें खुल गई हैं। रचना की आंखों में आंसू ढुलक पड़े। अब जाकर आंखें खुली है तेरी। लेकिन जब विकास ने तुझे मनाने और घर वापस ले जाने की इतनी बार कोशिशें की थी, तब तो बेचारा मना मना कर थक गया। लक्ष्मी का स्वर कड़वाहट सा हो गया। मैं अपनी गलती मानती हूँ। अब बहुत सज़ा भुगत चुकी हूँ मैं। मेरे पास अपना कहने वाला कोई नहीं रहा। मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ लक्ष्मी। इतना कहकर रचना रो पड़ी। रचना को रोते देख लक्ष्मी का मन पिघल गया। उसे चुप कराते हुए वो बोली, देख रचना, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हाँ, देर तो हो गई है, लेकिन इसके पहले कि और देर हो जाए तो विकास के पास वापस चली जा। तेरा पति होगा, अपना घर, अपना बच्चा, अपना परिवार होगा। लक्ष्मी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे समझाया। लेकिन क्या विकास मुझे माफ करके फिर से अपना लेगा? रचना ने सुबकते हुए पूछा। वह करे या ना करे, पर तुझे अपनी ओर से पहल तो करनी ही चाहिए। और जहाँ तक मैं विकास को जानती हूँ, वह तुझे दिल से अपना लेगा, क्योंकि यह तो तुम भी जानती हो कि उसने अब तक शादी नहीं की है, लक्ष्मी ने कहा। रचना ने आंसू पोंछ लिए। आखिरी बार जब विकास उसे समझाने आया था, तब जाते जाते उसने रचना से यही कहा था कि मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे और मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। लक्ष्मी ने रचना के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, जा रचना जा, बिना संकोच के अपने घर वापस चली जा। बाकी तेरी बहन की शादी हो चुकी है, भाई कमाने लगे हैं, पिताजी को पेंशन मिलती है। उन लोगों को अपना घर चलाने दे, तू जाकर अपना घर संभाल। एक नई जिंदगी तेरी राह देख रही है। क्या करे क्या ना करे, इसी ऊहापोह में दिवाली बीत गई। त्योहार पर घर वालों के व्यवहार ने रचना के निर्णय को और भी अधिक दृढ़ कर दिया। छुट्टियां बीत जाने के बाद जब रचना ऑफिस गई, तो मन ही मन उसने अपने फैसले को पक्का किया। अपने जो भी जरूरी कागजात व अन्य सामान था, उसे रचना ने ऑफिस के अपने बैग में डाला और ऑफिस चली गई। ऑफिस में लक्ष्मी से पता चला कि विकास शहर में ही है, टूर पर नहीं गया है। शाम को घर पर ही मिलेगा। शाम को ऑफिस से निकलने के बाद रचना ने ड्राइवर को विकास के घर चलने के लिए कहा। हर मोड़ पर उसका दिल धड़क उठता था कि पता नहीं क्या होगा। सारे रास्ते रचना सुख और दुख की मिली जुली स्थिति के बीच झूलती रही। 10 मिनट का रास्ता उसे 10 साल लंबा लगा था। गाड़ी विकास के घर के सामने जा रुकी। धड़कते दिल से रचना ने गेट खोला और कांपते हाथों से दरवाजे की घंटी बजाई। थोड़ी देर बाद ही विकास ने दरवाज़ा खोला। रचना, तुम आज अचानक? आओ आओ, अंदर आओ। विकास रचना को देखते ही खुशी से कांपते स्वर में बोला। उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि रचना को देखकर वह कितना खुश है। मुझे माफ़ कर दो विकास, घर वालों के झूठे मोह में पड़कर मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है, बहुत दुख दिए हैं। पत्नी होने का कभी कोई फ़र्ज नहीं निभाया मैंने, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। क्या तुम मुझे फिर से? रचना ने अपना बैग नीचे रखते हुए पूछा, तो आगे के शब्द आंसुओं की वजह से गले में ही फंस गए। नहीं नहीं रचना, गलती सभी से हो जाती है। जो बीत गया उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। यह घर और मैं आज भी तुम्हारे ही हैं। देखो, तुम्हारा घर आज भी वैसे का वैसा ही है। विकास ने रचना को अपने सीने से लगा लिया। रचना का जब सारा गुबार आंसू में बह गया, तो वह विकास से अलग होते हुए बोली, मैं अपने मायके वालों के प्रति अपना आखिरी कर्तव्य पूरा करके आती हूँ। वह क्या रचना? विकास ने आश्चर्य और आशंका से पूछा। उन्हें फ़ोन तो कर दूँ कि मैं अपने घर आ गई हूँ, वे मेरी चिंता ना करें। रचना ने हंसते हुए कहा, तो विकास भी हंसने लगा। हेलो, कौन? रचना ने माँ की फ़ोन लगाया तो उधर से माँ ने फ़ोन उठाया। हाँ रचना, तुम कहाँ हो? अभी तक घर क्यों नहीं पहुँची? माँ, मैं घर पहुँच गई हूँ, अपने घर, विकास के पास। यह क्या पागलपन है रचना? ये सुनते ही रचना की माँ बौखला गई। इस तरह से अचानक ही तुम? माँ,
और कुछ कहती इससे पहले ही रचना ने फ़ोन काट दिया। अपने नए जीवन की शुरुआत में वह किसी से उल्टा सीधा सुनकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। उसे प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए रचना रसोई में गई तो देखा एक थाली में विकास दीपक सजा रहा है। यह क्या कर रहे हो विकास? रचना ने कौतूहल से पूछा। दिए सजा रहा हूँ, विकास ने उत्तर दिया। लेकिन दिवाली तो बीत चुकी है। हाँ, लेकिन मेरे घर की लक्ष्मी तो आज आई है, तो मेरी दिवाली तो आज ही है। इसीलिए उसके स्वागत में मैं ये दिए जला रहा हूँ, विकास ने रचना की तरफ प्यार से देखते हुए कहा। तो रचना का मन भर आया। अब वह पति पत्नी के इस अटूट स्नेह संबंध को हमेशा दिल से लगा कर रखेगी। यह सोचकर वह भी दिए सजाने में विकास की मदद करने लगी। देर से ही सही, लेकिन आज उनके जीवन में प्यार और खुशहाली के दिए झिलमिला रहे थे। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों शिक्षाप्रद और पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। राम राम अम्मा जी। राम राम। काहे इतना लेट हो गए आने में? हमको लगा तू आएगी नहीं। देख घर में कितना काम फैला है। वो कहा है कि हमारी बहुरिया पेट से है। सुबह उसकी तबीयत खराब लग रही थी तो घर का काम निपटाने लगे, इसीलिए लेट हो गया। अभी हम फटाफट सारा काम ख़त्म कर देते हैं। आजकल की बहुएं भी ना पेट से हुई नहीं कि बिस्तर पकड़ लेती हैं। और एक हमारा ज़माना था कि पेट से रहते हुए भी सारा काम करते थे। कहते हुए विमला ने पहले जल्दी जल्दी सारा बर्तन धुला, फिर झाड़ू पोछा शुरू किया। अम्मा जी, बहुरानी नहीं दिख रही है। आज सुबह ही चली गई क्या? हाँ, आज सुबह उसे जल्दी ऑफिस जाना था। एक बात बोलूँ अम्मा जी? हाँ बोलो। बुरा मत मानिएगा, अभी आपकी बहू पेट से नहीं हुई है। आपकी बहू में कोई कमी तो नहीं? आजकल अगर शादी के बाद तुरंत बच्चा ना हो तो बड़ी दिक्कतें आने लगती हैं। मोहल्ले की औरतें आपस में आपके बहू के बारे में यही कहती हैं कि लगता है कि कोई कमी है जो अभी माँ नहीं बन पा रही है। कैसी बात कर रही हो तुम विमला? 1 साल ही तो हुए हैं अभी शादी को। ये बस सबकी मानसिकता है कि शादी के बाद तुरंत बच्चा ना हो तो बाद में दिक्कतें आती हैं। अरे वर्मा जी की बहू को ही देख लीजिए, 3 साल बाद लड़का हुआ। पहले उस बेचारी को भी सब कितना सुनाते थे, कोई कमी है। जब लड़का हो गया तो सबका मुंह बंद हो गया। कहने वाले तो कहते ही रहेंगे, उनकी बातें सुनकर भी अनसुना करने में भलाई है। और हाँ, जिस दिन मेरी बहू पेट से होगी उस दिन खुद ही सबका मुंह बंद हो जाएगा। डोरबेल बजती है। अरे बहू, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? तबीयत तो ठीक है ना? माँ जी, आज ऑफिस में चक्कर आ गया था, गिर गई थी, इसलिए छुट्टी लेनी पड़ी। डॉक्टर को दिखाया? सब ठीक है ना? हाँ माँ, डॉक्टर को दिखाया, सब ठीक है। आप क्या? आप दादी बनने वाली हो। डॉक्टर ने बोला है आराम करने के लिए। बहू, जा तू कमरे में आराम कर, मैं कुछ भिजवाती हूँ खाने के लिए। बधाई हो अम्मा जी, विमला ने कहा। अम्मा जी खुशी से झूमने लगी कि अब जल्द ही मेरे घर में किलकारी गूंजेगी और जो लोग मेरी बहू के बारे में गलत कह रहे थे उनकी बोलती बंद हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रही हैं अम्मा जी। ये ज़िंदगी कोई खेल नहीं, बहुत चुनौतीपूर्ण होती है। अक्सर आसपास देखने को मिलता है कि शादी के 1 साल बाद बच्चा ना हो तो घर से लेके रिश्तेदार परेशान हो जाते हैं कि बहू में कोई कमी तो नहीं। तब बहू के अंदर नकारात्मक सोच घेर लेती है और वही जब पेट से हो जाती है तो सबका मुंह बंद हो जाता है। वहीं वहीं कुछ लोगों को दूसरे की ज़िंदगी में दखल देने की आदत होती है। ये प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।